उल्टा बोलने वाला समझ सकता है? आप ये बताओ, देश को उल्टा बोलने के लिए जरूरत इतनी नहीं थी। मुझे शिक्षा की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। हमें रोजगार चाहिए। हम पत्थर पूजेंगे, हमें भगवान मिल जाएंगे। इतना एजुकेटेड स्टेट है कि वहाँ से ISI के एजेंट निकलते हैं और बिहार से IAS IPS निकलते हैं। ये फर्क है। उनको अपने शासन के ऊपर भरोसा नहीं है, गृह मंत्रालय के ऊपर भरोसा नहीं है अपने, आखिर क्यों चुनाव लड़ने दे रहे? अभी वहाँ पे एक थप्पड़ पड़ा था ना, ऐसी जनता थप्पड़ मारेगी कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं पड़ेंगे। तो मोदी जी के ऊपर भी गोधरा वाला लगाया जाता है, गोधरा वाला आरोप लगाया जाता है ना मोदी जी के ऊपर, तो क्या ये सही राहुल है? गांधी जी, कन्हैया कुमार, आंकड़े तो देना, बेरोजगारी में क्या है? बेरोजगारी की समस्या है, जो हमारे जो है मतलब जैसे किसानों की जो समस्या है, क्या राम मंदिर, कृष्ण के मंदिर से इन सब की समस्या दूर हो जाएगी? एक शब्द भी नहीं बोला बेरोजगारी को लेकर। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में बेरोजगारी अभी ज्यादा है, इस पे आप कल वो कहता था मनुवाद से आजादी, आज वो पंडित पूजा पाठ करा रहे हैं। किसको धोखा दे रहा है? कुमार एक बेबाक और बेखौफ नेता है। वो हमेशा छात्र हित में और गरीबों के हित में और दलित के हित में बात करेंगे। सेना के लिए कहता है जो सेना बलात्कारी इस है। देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। तो जिस तरीके से इन्होंने एलिगेशंस लगाए, उसका एविडेंस, उनके कोई एविडेंस नहीं है। सही कहूं तो इनका कोई, और इंडियन नेशनल कांग्रेस से उनको टिकट मिली है, तो ये कोई मजाक नहीं है। मनोज तिवारी के लिए नहीं आई थी, ये भीड़ आई थी खाना खाने जो के भी लिए। अगर मतलब वोटिंग मिली है वो नरेंद्र मोदी जी के उसमें मिली है, फेस वैल्यू पे, ना कि सांसद मनोज तिवारी की उसमें मैं मिली है। दिन रात किया हूँ यूपी पुलिस के लिए, इतनी तैयारी किया हूँ, मैं नहीं सोया हूँ दिन रात। और मैं जाके देखता हूँ पेपर बिक रहा है 200 रुपए का। कौन सा यूपी पुलिस का? कौन होते हैं किसी के बात को नहीं बोलने देने वाले? अपने देश के लिए अगर ऐसा होता, के लिए बात कर रहे हैं, ये अपनी बात कर रहे हैं, ये भी देश क्या देश के नहीं है? क्या फायदा जब आप लोग ऐसे बात करेंगे? मेरा नाम विक्रम बिंदांजू है और आप देख रहे हैं TTS इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं नेहरू विहार में। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे मनोज तिवारी आए थे, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली से 2 बार से लगातार सांसद है। तीसरी बार भी वह इसी सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि मनोज तिवारी और उनके सामने कन्हैया कुमार है इंडिया अलायंस की तरफ से, क्या सोचते हैं? क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हैप्पी है, मैं नेहरू विहार का वासी हूँ। नेहरू विहार की है। क्या है माहौल इस बार? सर माहौल की अगर बात करें तो जैसे देखो माहौल तो अब ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी को लेके अगर बात करें तो माहौल बना हुआ है। नहीं तो अगर हम बात करें कन्हैया कुमार को, मनोज तिवारी को लेके, तो मनोज तिवारी यहाँ 2 बार सांसद रह चुका है। और आज ये 7-8 महीने पहले इन्होंने एक अलॉटमेंट किया था मुकेश नगर के अंदर कि 4 महीने के अंदर सड़क बना दूंगा, जबकि सांसद का काम नहीं होता। यहाँ का MLA भी है जो निकठल्ला है, ठीक है, जो जिसका नाम दिलीप पांडे है, जिसको कितनी बार हमारे को विश्वास दिखाया है कि यहाँ पे कितनी बार यहाँ की सड़कें बनेगी। सड़कों की अगर आप हालत देखें तो बहुत ज्यादा बुरी हालत है, ठीक है। गुरुद्वारे मंदिरों में भी लोग नहीं जा सकते हैं जी। और सबसे बड़ी बात है, समस्या ये है कि दिलीप पांडे ने जो हमारे यहाँ का MLA है, उसने भी हमारे को बोला कि यहाँ का फंड पास हो गया है कि आपकी सड़कें बन जाएगी। ना तो वो आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे ने हमारे यहाँ सड़कें बनाई है। और अगर हम बात करें जो मनोज तिवारी जी ने जो हमारे को प्रशासन, जो हमारे को एक विश्वास दिया था कि 4 महीने के अंदर मैं सड़क बना के आज भी तो उन्होंने विश्वास दिलाया 3 महीने हमें लाइए, 3 महीने में देखो जी क्या होता है, जब इलेक्शन आते हैं तो हर कोई विश्वास देगा। आप मीडिया के आगे भी, आप मीडिया वालों के आगे भी वो बोलेंगे कि हाँ जी हम सड़क बनाएंगे, ठीक है, लेकिन कोई भी वो नहीं बनाता। अब पब्लिक है, पब्लिक तो भैया इस बार क्या हर बार वो जब भी वो बोलेंगे, वो नेता लोग आते हैं बोलते हैं चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन यही है ना कि सड़कें हमारे यहाँ सड़कें नहीं बन रही, सड़कों से हम इतना परेशान हैं, ठीक है। कोई इस बार क्या उम्मीद है किन्हें आप उत्तर पूर्वी से जिता रहे हैं, ये मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? सर देखो, जो अगर ये आपकी अगर जीत की बात करें तो आप क्या सोचते हैं? सर हम तो सर मोदी जी की शक्ल पे, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, मोदी जी के नाम पे मनोज तिवारी को वोट करेंगे, ये कहना चाहते हैं? सर मोदी जी को ही वोट जाएगा और बस बटन ये मनोज तिवारी का दबेगा, लेकिन मनोज तिवारी गैंग को देने से मच एंड मच बेटर है मनोज तिवारी जी को देना। 10 साल से वो सांसद हैं, उन्होंने काम करे हैं। एक बंदा जो बिहार की जनता ने जिसको नहीं चुना, उन्होंने 5 लाख वोटों से हराया, तो कुछ तो सोचा होगा, जबकि यहाँ तो वेल एजुकेटेड लोग रह रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं इसी के लिए बताता हूँ कि जो भी इस बार क्या हर बार जो भी अगर मतलब वोटिंग मिली है वो नरेंद्र मोदी जी की उसमें मिली है, फेस वैल्यू पे, ना कि सांसद मनोज तिवारी की उसमें मिली है। आज गलियां टूटी हुई है, सड़कें टूटी हुई है, ठीक है, किसी भी चीज की कोई भी फैसिलिटी नहीं है नेहरू विहार में। अगर हम अपने यहाँ की बात करें, अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो मनोज तिवारी को इसलिए वोट जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी के फेस वैल्यू पे। तिवारी क्या उनके चेहरे पे वोट नहीं जा रहा? नहीं जा रहा, बिल्कुल भी नहीं जा रहा। हम क्यों झूठ बोले, नहीं जा रहा, मनोज तिवारी की फेस वैल्यू पे नहीं जा रहा। सही बोल रही है, सही बात है। मेरी बात सुनिए, जिस तरीके से एक विपक्षी नेताओं का इन्होंने मतलब क्या बोलते हैं छवि खराब की है। मेरी बात सुनिए, यहाँ के नेता जैसे हम बात करें मनोज तिवारी जी की और कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार एक बेबाक और बेखौफ नेता है, वो हमेशा छात्र हित में और गरीबों के हित में और दलित के हित में बात करेंगे बेशक। और वहाँ जहाँ तक
बात करें मनोज तिवारी जी की, तो वो एक तरीके से वल्गरिटी सिंगर, और उनका जिस तरीके से ये अपने आप बोल रहे कि मनोज तिवारी अश्लील गाना गाते हैं। मतलब मेरी बात सुनिए, जिस तरीके से ये मनोज तिवारी जी और जिस तरीके से रूलिंग पार्टी कन्हैया कुमार के पहले के इतिहास को खदेड़ रही है, उसी प्रकार से अगर देखें तो इनका इतिहास भी इसी तरह का रहा है। क्या है इतिहास? मेरी बात अब मुझे नहीं पता, वो अपना आप सबको पता है इनका कैसा इतिहास रहा है। और बात करें अगर कन्हैया कुमार की, तो कन्हैया कुमार को एक तरीके से ये सभी खराब कर रहे हैं, और कन्हैया कुमार जी बेखौफ और बेबाक नेता है। और देखिए अब बाकी तो 4 तारीख को आप देखेंगे रिजल्ट क्या रहेगा, लेकिन मैं छात्र हूँ तो मुझे पता है कि इनकी भाई की एक बात काटूंगा। इन्होंने बोला कन्हैया कुमार की पिछली बातों को खदेड़ा जा रहा है। अगर तथ्य बजाओगे, अभी वो इंसान कुछ बना नहीं तो उसकी विचारधारा क्या थी जी। अगर वो सांसद बन जाता है तो ये क्या श्योरिटी देता है कि उसकी विचारधारा नहीं हटेगी। कल तक वो कहता था मनुवाद से आजादी, आज वो पंडित पूजा पाठ करा रहा है। किसको धोखा दे रहा है वो? कल तक मैं कहता हूँ सारी चीजें हम भूल जाते हैं। हमारा शौर्य है ना, हमारी सेना जो गर्मी में भी हमारे लिए खड़ी है, सर्दी में भी खड़ी है। इसने कहा मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ कि कश्मीर में वो बलात्कार करती है, ये निंदनीय बात नहीं है। अगर भैया हम सच्चे देशभक्त हैं, हम अपनी सेना पे अगर गर्व करते हैं तो ये तो दिल दुखाने वाली बात है। अगर ये इतने सक्षम थे सर, अरविंदर सिंह लवली वेल एजुकेटेड शिक्षा मंत्री कांग्रेस के, उनको क्यों नहीं उतारा इन्होंने मैदान में? 3 बार की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित, उनके बेटे को क्यों नहीं दिया? क्यों इनको बिहार से ला करके कन्हैया कुमार को लाना पड़ा, जिसके ऊपर टुकड़े टुकड़े के आरोप लगे हुए थे? और उसका एक नारा क्या था, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। कौन सी माँ की ऐसी कोख होगी जो अफजल जैसा देशद्रोही पैदा करना चाहेगी? ये सोचना सही है सर। हमारे देश के जो लोग हैं ना, वो भटक जाते हैं। वो क्या कहते हैं, ओसामा बिन लादेन का भी बेटा अगर मोदी के अगेंस्ट लड़ेगा ना, उसको जिता देंगे, मोदी को नहीं देंगे। 10 सालों में एक बम धमाका तो बता दो सर, एक धमाका बता दो। हमारी सेना, हमारी शौर्य को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज आज कहाँ गायब हो गए? बता दो। वही लोग रह रहे हैं, वही कश्मीर है, बता दो। जी जी बोलिए। भैया सबसे बड़ी बात कि हमें यह समझना पड़ेगा कि ये देश की राजधानी है और यहाँ पर सांसद, निगम पार्षद और विधायक सबके काम अलग अलग है। नेहरू बिहार का जितना काम है वो या तो एमसीडी के अंदर में आता है और विधायक के अंदर में आता है। और यहाँ की जो पार्षद भी है वो आम आदमी पार्टी से है, और यहाँ के जो विधायक है वो भी आम आदमी पार्टी से है। यहाँ पे मनोज तिवारी जी चाहे कुछ भी कह दें, लेकिन नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बावजूद इसके, अभी मोदी जी ने इन लोगों को कहा था, सारे सांसदों को, कि अगर तीसरी बार चुन के आते हैं तो 100 दिन का अपना एजेंडा दें। और उस 100 दिन के एजेंडे में मनोज तिवारी जी ने नेहरू बिहार के सड़क को उस एजेंडे में रखा है। और उन्होंने बोला है कि 3 महीने के अंदर अगर जरूरत पड़ी तो हम एमसीडी से लेकर और इस सड़क को केंद्र सरकार के अंदर मिलाकर और ये सड़क बनाकर और देंगे। तीसरी बात कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र से जो भी लोग चुनकर गए थे उसके पहले, वो सारे लोग इस नेहरू बिहार के विकास के लिए काम कर रखे थे। सिर्फ और सिर्फ जब से 10 साल से यहाँ पर निगम पार्षद की बात हो या फिर विधायक की बात हो, जब से आम आदमी पार्टी के लोग आए हैं, तब से नेहरू बिहार की दुर्दशा हुई है। और विपक्ष में जो कन्हैया कुमार खड़ा है, आपकी या किसी भी यहाँ पर खड़े हुए भाई की हमसे दुश्मनी हो सकती है, इनसे दुश्मनी हो सकती है, अपनी भारत माता से दुश्मनी हो सकती है। क्या वो माँ है जो हमें जन्म देते हैं उस धरती से, वहां से जो जन्म पैदा होता है, अनाज वो हम खाकर पैदा होते हैं, वो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो कहता है कि आप कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकालेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो कहता है जो सेना 24 घंटे सरहद पर हमारी सुरक्षा करती है, और वहां पर उस सेना के लिए कहता है कि वो सेना बलात्कारी है। वो कहता है कि सनातन धर्म मैं नहीं मानता, मैं सनातन का विरोधी हूं। कोई भी देश की सबसे बड़ी चीज 3 चीज होती है, देश, वहां की सेना और वहां की संस्कृति, और वो तीनों का विरोधी है। क्या ऐसे विरोधी आदमी को कोई भी इंसान जो थोड़ा भी शिक्षित होगा या जैसा भी होगा, क्या वैसे आदमी को समर्थन करेगा? इस आधार पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और यहाँ से सांसद मनोज तिवारी जी को लोग का समर्थन मिलेगा। और 25 तारीख को बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हम एक नॉर्मल कार्यकर्ता है, यहाँ पे कार्यक्रम था इसलिए हम यहाँ आए। नरेंद्र मोदी, जैसा कि एक मिनट मैं सुन रहा था, ये मनोज जी को भी सुना, तो आपको परिचय दिया गया कि आप बीजेपी के प्रवक्ता है, कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता है। हाँ। अच्छा, एक सवाल, मनोज जी के आने से पहले हमारी स्टूडेंट से बात हो रही थी, हमने देखा कि आए वो तो गाना भी गाया उन्होंने, अच्छा लगा गाना उन्होंने गाया, लेकिन उन्होंने बेरोजगारी पे कुछ नहीं बात की। जहाँ पे अभी हम हैं वहाँ पे स्टूडेंट की संख्या काफी ज्यादा, ये हब माना जाता है यूपीएससी का, हिंदी पट्टी का, तो ना उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला बेरोजगारी को लेकर। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में बेरोजगारी अभी ज्यादा है, इस पे आप क्या कहेंगे? आपको पता है यूपीए की सरकार में कितनी सीटें निकलती थी यूपीएससी में? 300 सीटें निकलती थी जी, आज 1100 से 1200 सीटें निकलती हैं। आज के डेट में देखिए, बेरोजगारी को सिर्फ सरकारी नौकरी से अगर जोड़ के देखेंगे तो वहां पर बेरोजगारी की बात हम नहीं कर सकते हैं। आज ईपीएफ में जो इनरोलमेंट है
वो कम से कम 3 गुना बढ़ा है। आज मुद्रा योजना में जो 12 करोड़ लोगों को पैसे मिले हैं, वो कहीं ना कहीं सारे लोग रोजगार में हैं। आज स्टार्टअप इंडिया के थ्रू आज कम से कम 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंट्री है, यूनिकॉर्न ऐसे कंपनीज हैं जो इंडियन यूनिकॉर्न जो कंपनीज होते हैं, उसके बारे में आप भी बेहतर समझ सकते हैं जी। और ये अगर वो लोग दे रहे हैं ये चीजें, तो उससे रोजगार भी मिल रहा है। दूसरी चीज, आज एक्सप्रेसवे बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन है। आज देश के हर कोने में हर तरह की जो काम चल रहा है, आखिर वो काम कैसे हो रहा है बिना रोजगार का? उसमें रोजगार लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बात कहना, आंकड़े पर कोई नहीं बात करता, सिर्फ लोग आते हैं विपक्ष वाले, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। 2004 में जब वाजपेयी जी के बाद यूपीए की सरकार आई थी, तो उस समय 34 रुपए पेट्रोल था, और जब 2014 में वो छोड़े थे ये यूपीए वाले मनमोहन सिंह, तो 80 रुपए पेट्रोल था। आज पेट्रोल की कीमत क्या है? 94-95 रुपए से 100 रुपए तक का। जब उन्होंने भी 2014 में छोड़ा था, तो 900 रुपए का गैस मिलता था, आज भी 900 रुपए का गैस मिलता है। महंगाई पे वो बात करें ना, वो 11वीं स्थान पे अर्थव्यवस्था को छोड़े थे, आज देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है। उन्होंने जब विदेशी मुद्रा भंडार था और आज के विदेशी मुद्रा भंडार का अंतर देख लीजिए। उस समय कितने हमारे पास एम्स थे, कितने IIT थे, कितने एयरपोर्ट थे, कितनी वंदे भारत ट्रेन थी, इसकी भी बात करें ना जी। तो इसलिए बेरोजगारी आंकड़े कहीं नहीं देते कोई भी। राहुल गांधी जी, कन्हैया कुमार, आंकड़े तो देना, बेरोजगारी में क्या है, महंगाई में क्या है, कितनी महंगाई बढ़ी है। आज सिंगल डिजिट में महंगाई, हम लोग 6% पे 7% पे हैं, 8% से ऊपर हमेशा रहा जब तक यूपीए सरकार रही। अच्छा, एक सवाल है, मनोज तिवारी जो तीसरी बार यहाँ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, 2 बार रहे हैं सांसद, मनोज तिवारी को लोग मोदी जी के नाम पे वोट कर रहे हैं कि मनोज तिवारी के नाम पे? विपक्ष ऐसा आरोप लगा रही है, कन्हैया कुमार ने खुद कहा है कि मनोज तिवारी खुद अपने दम पे वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है जी, और देश का प्रधानमंत्री तभी बनेगा जब उनके साथ 272 कम से कम सांसद होंगे जी। कम से कम 543 में 272 सांसद चाहिए। तो ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री चुनने का है, और यहाँ पर जो असली चेहरा है प्रधानमंत्री, क्योंकि पूरे विपक्ष में या पक्ष में मिलाकर अगर कोई प्रधानमंत्री का चेहरा तो एक ही चेहरा है, नरेंद्र मोदी। विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है, टुकड़े गैंग को तो जिताएंगे। उस केस में मोदी जी हमारे चेहरा हैं, लेकिन साथ में चूंकि यहाँ पर उनके प्रतिनिधि के रूप में, सांसद के रूप में मनोज तिवारी जी हैं, तो साथ में मनोज तिवारी जी भी यहाँ के चेहरा हैं, और लोगों के बीच वो में जाते हैं, और जो प्यार है वो मोदी जी के लिए भी मिलता है और मनोज तिवारी जी के लिए भी मिलता है। हर लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन पिछले 5 साल में आप देखिए, इस क्षेत्र में एक भी सेंट्रल स्कूल नहीं था। 3 सेंट्रल स्कूल है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। शाहदरा का सेंट्रल स्कूल, उसकी बिल्डिंग में स्टार्ट हो चुका है। खजूरी का जमीन अलॉट हो चुका है, 1 साल के अंदर स्टार्ट होने वाला है। तीसरा यही आपको झड़ौदा और संगम बिहार पे मिला हुआ है, उसकी जमीन अलॉटमेंट हो गई है, उसमें 2-3 साल टाइम लगेगा। डबल डेकर का आपको फ्लाईओवर मिला हुआ है। अक्षरधाम से लेकर और सहारनपुर तक का एक्सप्रेसवे मिला हुआ है। मेट्रो 3rd और 4th फेज का जो मेट्रो है, वो मेट्रो, ये सारे काम केंद्र सरकार से मनोज तिवारी जी ने अपने एफर्ट पर ला कर दिए। पासपोर्ट ऑफिस खुलवाए जमुना बिहार में, जिसके लिए लोगों को भीगाजी गांव में पहले जाना पड़ता था। कम्युनिटी सेंटर, इतना बड़ा कम्युनिटी सेंटर उन्होंने दिया है शास्त्री पार्क में। ये सारे ऐसे कार्य है जिसके लिए जमुना बिहार, जमुना पार्क के क्षेत्र मतलब तरसता था। बिल्कुल, हम कुछ स्टूडेंट से भी बात कर लेते हैं। हाँ, आपसे भी बात कर लेते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। आपसे शायद बात हुई थी पहले। अच्छा, क्या बोलना? मेरी बात सुनो, मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरे आप कांग्रेस का और बीजेपी का मैनिफेस्टो देख लीजिए। उसमें जिस प्रकार पिछली बार कांग्रेस सरकार आई थी, उन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात की, स्टूडेंट की 2 करोड़ 15 लाख। हाँ, 2 करोड़ 15 लाख। और अभी इस बार आप मैनिफेस्टो देखेंगे तो कांग्रेस ने 30 लाख नौकरी के बारे में बात की है, और बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहीं भी नौकरी के बारे में, स्टार्टअप का बेशक उन्होंने बोला होगा, लेकिन नौकरी के बारे में कहीं भी इनका जिक्र नहीं है। और मैं बाकी बात करूं कन्हैया कुमार जी की, तो बेखौफ और बेवा नेता है। कन्हैया कुमार जी, आप सुनिए मेरी बात सुनिए। आप ऐसे आपको भी मौका मिला, तो भाई मेरी बात सुनो। इंडियन नेशनल कांग्रेस से उनको मिली है नौकरी के लिए बोलो। हाँ बिल्कुल, उसके लिए मत बोलो, कन्हैया कुमार के लिए मत बोलो, टुकड़े गैंग के लिए मत बोलो भैया। हमारे क्षेत्र की समस्या है, हमारे नागरिक कन्हैया कुमार
वो हमारे क्षेत्र की समस्या है। मेरी बात सुनो, मेरी क्यों भी जी करके बोलते हैं सब, और यहाँ जी करके नहीं बोलते। और भैया ने रोजगार की बात करी, हमने कुछ नहीं बोला। नहीं सुनिए, खड़ा किया था इसको वोट दे दे। भैया ने रोजगार की बात करी, कभी वोट नहीं देंगे। भैया ने रोजगार आपका अपना बात रखने का हक है, इन्हें अपना बात रखने का हक है। की बात यहाँ तो होगी नहीं, हमारे आगे नहीं। आप नहीं मेरी बात नहीं फोकस करिए, इन पे फोकस करिए। आप हमसे, आप कौन होते हैं किसी के बात को नहीं बोलने देने वाले? तो अपने देश के लिए, अगर ऐसा होता के लिए बात कर रहे हैं, ये अपनी बात रख रहे हैं, ये भी देश क्या देश के नहीं है, बोलने का हक का मतलब ये थोड़ा देश को गाइड दोगे। बोलने का हक देश ने दिया है, लेकिन देश को गाइड दोगे, ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है? इस बात के जवाब दो ना। बोलने का हक मिलने का मतलब बोलने की आजादी का अरे आप सामने वाला भी हो सकता है ना, बोल सकता है। सुप्रीम कोर्ट से इस देश में सुप्रीम, सारी बात ठीक है। सुप्रीम इसके बाद आप बोल लीजिए। इस देश में आप बोलना चाहते हैं? मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, इसका पक्ष भी सुनना चाहिए, इसका पक्ष भी सुनना चाहिए। आप भी बोलो भाई साहब, आपको भी, आपका क्या पक्ष है, आप क्या सोचते हैं? मैं तो ये बोलता हूँ कि युवाओं के लिए जो भी करो, युवाओं को करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मतदान देना चाहिए, क्योंकि जब एक लोकल क्षेत्र से उठ के सब मतदान, जनता चुन लेगी, जब लोकल क्षेत्र से उठ के मतदान करेंगे, सब ज्यादा प्रतिशत मतदान होंगे, तो इसमें बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे कि अपन देखते हैं कि जब पहली बार मतदान हुए थे भारत के अंदर, तब से लेके अब तक देखा जाए तो उस टाइम का और इस टाइम में सिर्फ 1% का फर्क पड़ा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मतदान होना चाहिए, युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए। ठीक है, मुद्दे उठाने चाहिए तो सबके लिए उठाने चाहिए, सिर्फ एक चीज पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं उठाना चाहिए। मेरा तो यही कहना है बस। आपका क्या मुद्दा है, आप आराम से बोले, पूरी बात। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कोई किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, नहीं मेरा कोई किसी से कोई हित है। मैं यही कहूंगा, मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट, इस देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। तो जिस तरीके से इन्होंने एलिगेशंस लगाए, उसका एविडेंस, उनके कोई एविडेंस नहीं है। सही कहूं तो इनका कोई, और इंडियन नेशनल कांग्रेस से उनको टिकट मिली है, तो ये कोई मजाक नहीं है। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है स्टूडेंट का मर्म एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। तो हमारे आदरणीय जो कांग्रेस के हैं, वो पहले स्टूडेंट रह चुके, तो वो स्टूडेंट का जितना मर्म समझ पाएंगे, उतना ये मेरे को लगता है कि एक सिंगर नहीं समझ पाएगा। तो ये नौकरी देने का आप हिमाचल में, आप मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हो सिंगर नहीं समझ पाएगा, तो आपको लगता है कन्हैया कुमार समझ लेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब देश के बारे में उल्टा बोलने वाला समझ सकता है? नहीं, आप ये बताओ, देश को उल्टा बोलने के लिए समझ सकता है? आप समर्थन कर रहे हो, आप जॉब नहीं मांग रहे, आप समर्थन कर रहे हो, आप नहीं हो, आप कन्हैया कुमार को समर्थन कर रहे हो। आप एक चीज बताओ, राम मंदिर बन रहा है, उससे प्रॉब्लम किसी को होनी चाहिए? क्यों प्रॉब्लम? राम सबके, मेरी बात सुनिए, कन्हैया कुमार की बात सुनिए, आप अपने क्षेत्र में समर्थन करें। राम सबके हैं। क्या फायदा जब आप लोग ऐसे बात करेंगे? राम अगर आप सबके हैं तो 25 वकील क्यों खड़े किए थे? दूसरी बात, अगर राम सबके, अरे क्या विरोधी, इट मींस क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी बात को सही खोले। चार लोग बंद कर देते, चार लोग बोलने दीजिए, हम नहीं लेंगे। ये बात बोलने से पहले आप सोच कर रखिए, आपने कैसे बोला? हमने क्या बोला? आप बोलने का हक कौन दिया? आपने विरोधी बोला कैसे? आपने विरोधी कैसे बोला? कैमरा बंद क्यों कर रहे हो बार-बार? आप हमें परेशान करेंगे, आंसर दे रहे हैं। आपको बोला है शान से बात कीजिए। आप पिछले 4 घंटे से यहाँ पे हैं। भैया क्या मतलब होता है? कुछ भी बोल देंगे। बोले नहीं तो हम चलते हैं। नहीं, आप बोलिए, नहीं आप बोलेंगे। भाषा का मर्यादा रखिए। हम भैया सुनो, अरे भैया सुनो, विरोधी क्या होता है? भैया कैमरे के सामने बोले, जो भी बोलेंगे मर्यादा में बोलेंगे और सच और तथ्यों में बोलेंगे। बस सुनिए, अगर ये भाई साहब जो अभी आपके साथ खड़े थे, ये कह रहे राम सबके, राम हमारे हराते हैं, ठीक है, 25 वकील क्यों खड़े करे थे? दूसरी बात, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर बोला था कि इस पे फैसला ना दीजिए, इससे भाजपा को फायदा होगा। ये कपिल सिब्बल के वो है। दूसरी बात, जिस कन्हैया की आप बात कर रहे हैं, जब पुलवामा में हमारे शहीद होते तो ये जेएनयू में
डांस करता है, कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये उसी भारत में पैदा हुआ, इसके माँ बाप भी उस भारत के हैं जहाँ का इसने अन्न खाया, और आज कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे। अरे तुम तो भारत में रहने के काबिल तक नहीं हो। अरे बताइए, अरे देश के युवा ऐसे भागेंगे, सवाल ऐसे पूछते हैं आप लोग, भाग रहे हैं। एक और बात बताता हूँ, उन्होंने 4 सीट की बात की, उसका जवाब देते। अरे सुनिए, 4 सीट की, अरे सुन, ना 3 में है ना 13 में है, कहीं इनका नामो निशान नहीं मिलेगा। याद रखना, श्री राम के अस्तित्व पे इन्होंने उठाए हैं, ये रावण की सुनो जो बोल रहा है, इनका ऐसा सर्वनाश होगा कि इतिहास में इनका नाम लेने वाला है। जमीन खिसक चुकी है, 4 कदम खुद नहीं चल सकते और हमें कह रहे हैं 4 सीटें मिलेंगी, 400 पार करके दिखाएंगे। इनका हालत क्या खराब। 4 सीट नहीं, 4 सीट बोला उन्हें, 4 सीट कन्हैया के ऊपर। 4 सीट क्या कह रहे हैं दिल्ली में? 4 सीट क्यों? 4 सीट, 4 सीट। अरे भाई, अरे अरे सामने आके बात कर भाई, पीछे क्यों बात कर रहे? सामने मैं बताता हूँ। शांत तो रहिए। ऐसा है, एक मिनट जाओ ना, अभी वहां पे एक थप्पड़ पड़ा था ना, ऐसी जनता थप्पड़ मारेगी, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। अब एक दूसरी बात, अगर है जनता, अरे भाई साहब कोई बात नहीं, आराम से मर्यादा में रख के, कोई गाली गलौज नहीं कर। जी हम देख रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे कांग्रेस, अरे भाई साहब है क्या? अच्छा तिवारी जी, एक बात सुनो, मनोज भैया पिछले 10 साल से सांसद हैं, इस नेहरू बिहार में कौन सी बार आए हैं? 5 साल बाद कितनी बार आए हैं? मुझे रहते, मुझे नहीं रहते आप बोलिए भैया, हेलो रोजगार के ऊपर नहीं बोला, धर्म के ऊपर बोला, रोजगार के ऊपर बोला, धर्म से कुछ नहीं होगा। बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, धर्म बच्चे का तो रोजगार मिलेगा। कश्मीर एग्जाम्पल है इसका, कश्मीर नहीं बनने देंगे, कश्मीर नहीं बनने देंगे। मुझे मंदिर हो गया, ये नेहरू गांधी का देश नहीं है, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नेहरू गांधी का देश नहीं है, ये सीधी बात है मनोज तिवारी का देश है। एक दिन जमीन भी देंगे, बोलिए। अरे भाई अरे हमको मंदिर की जरूरत थी, मंदिर की जरूरत इतनी नहीं थी, मुझे शिक्षा की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, हमें रोजगार चाहिए। हम पत्थर पूजेंगे, हमें भगवान मिल जाएंगे। और सुनो ना, राम को तब पूजा, पहले अपने माँ बाप को पूज लेंगे तो भी राम हमें मिल जाएंगे। मुझे शिक्षा चाहिए और मुझे रोजगार चाहिए। ये जितने भाई हैं ये बेरोजगार हैं, और यहाँ इस पांडाल के अंदर 70% बेरोजगार लोग खड़े थे। और ये भीड़ वो भीड़ थी जो खाना खाने के लिए, भंडारा खाने के लिए, भंडारा खाने के लिए आई थी। ये भीड़ मनोज तिवारी के लिए नहीं आई थी, ये भीड़ आई थी खाना खाने के लिए। रुक जाइए भैया, हम तो खाना खाने नहीं आए थे। और जो लोग कह रहे हैं युवा बेरोजगार है, और ये राहुल गांधी और नारा दे रहा है युवा बेरोजगार का, भारत की जनता ने 3 स्टेट दे रखी है, तेलंगाना, कर्नाटका और हिमाचल। यहाँ के युवा को रोजगार कब मिलेगा? यहाँ महंगाई दर कब कम होगी? यहाँ भ्रष्टाचारी कब जेल में जाएंगे? ये भी बता दो। केरला की शिक्षा पे बात कर रहे हैं, केरला इतना एजुकेटेड स्टेट है कि वहां से ISI के एजेंट निकलते हैं और बिहार से IAS IPS निकलते हैं। ये फर्क है मेरे भाई। निकलते हैं। मोदी जी ने बनाए 22 उद्योगपति, और इंडिया गठबंधन बनाएगा करोड़ों लखपति। हमारा अभी आने वाला भविष्य और मोदी जी के साथ चलने वाली टीम कौन सी है? एस जयशंकर, नितिन गडकरी, वैष्णव जी, अमित शाह जी और राहुल गांधी को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। गृह मंत्री बनेगा लालू प्रसाद यादव, शिक्षा मंत्री बनेगा नौवीं फेल तेजस्वी यादव, रेल मंत्री बनवाएंगे ममता बनर्जी को, और कानून मंत्री बनवाएंगे अखिलेश यादव को। ये होगा देश का भविष्य।
सेकंड आपने जो कहा आपकी बात बहुत सही है। इंडिया गठबंधन के पास 50 अरे भाई बोलिए, आप बोलिए। इंडिया गठबंधन के पास 50 चेहरे हैं। मोदी जी 75 साल के होने जा रहे हैं। ये बताइए 2 महीने बाद प्रधानमंत्री आपका कौन बनेगा? गृह मंत्री कौन? आप बोलते रहिए, चलिए। राजनाथ सिंह जी के लिए ये राजनाथ सिंह जी को बेरोजगार, ये युवाओं को बेरोजगार करने का चुनाव है। ये इंडिया का संविधान खत्म करने का चुनाव है। आप लोग देख रहे हैं और ये सत्य दिख रहा है। आप देखिए, ये आपको ये इनकी नाकामयाबी दिख रही है। पिछले 2 दिन पहले आपने देखा कि कन्हैया कुमार जी पर जो हमला हुआ, यही वो व्यक्ति था जो मनोज तिवारी का राइट हैंड बन के साथ खड़ा रहता था। मैं आपको फुटेज दिखा सकता हूँ, आप बताइए। और कौन है? कहाँ ले जा रहे हैं आप? और कौन बोलता है बीजेपी पे? मैं बात करता हूँ। मनोज तिवारी जी बताएं। मनोज तिवारी जी ने आज ये कह दिया इस रोड का आज से पहले मनोज तिवारी जी को नहीं पता था क्या? 10 साल पहले लोगों 10 साल से उनको सांसद चुन के संसद भेजने का काम किया। लोग कहते हैं अरे इंडिया गठबंधन 50 चेहरे हैं, 50 चेहरे। अखिलेश भैया को देखिए, मुझे पढ़ा लिखा नेता चाहिए, ये डिग्री खरीदा हुआ नेता नहीं चाहिए। मोदी जी भी तो पढ़े हुए हैं। कहाँ पढ़े लिखे? अमित शाह ने सर्टिफिकेट निकाला था। अमित शाह ने सर्टिफिकेट कहाँ से? अरे वाह। और बताइए उनकी पार्टी में वो क्या नाम है उनका, ब्रजभूषण शरण सिंह, वो रेपिस्ट ही नहीं है। मेरी वो फेडरेशन की लड़कियां जो प्लेयर है, खिलाड़ियां, साक्षी मलिक बेचारी पड़ी रही दिन रात। इन्होंने उसके साथ क्या किया आप लोगों ने सबने देखा। सभी लोग पढ़े लिखे हैं। और सुनिए, ये लोग 400 पार की बात करते हैं, सही कहते हैं। अरे देखिए 400 पार की बात बताऊं, ये लोग बात करते हैं 400 पार की जितनी सीट मिलेगी जो मोदी सरकार को मिलेगी 400 तो। चलिए धन्यवाद। और कुछ लोगों से बात, क्या नाम है आपका? हरीश। आप मनोज तिवारी आए थे, सुना उनको? नहीं, मैं सुनने नहीं आया। इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जो सुना जाए वो। इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं? राजनीति को लेकर मैं बता तो रहा हूँ, देख लो इतने स्टूडेंट रहते सारे पढ़ने वाले भाई। यहाँ पर अरे कितनी सड़कें बनी हुई हैं, कितना टाइम है, अभी भी आधी सड़क बनी है। दूसरी बात, विकास देखना, इसी पार्क में देख लो, घास की जगह धूल खाते हैं बच्चे। युवाओं का क्या मुद्दा है इस लोकसभा चुनाव में? युवाओं का क्या मुद्दा है? युवाओं के लिए मुद्दा क्या है? रोजगार दे दो उनको। आपको कौन लगता है कौन देगा रोजगार? कौन भाई? जो कोई भी सरकार आए लेकिन रोजगार कराए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट पूरे साल भर तैयारी करके जाता है, फिर जाता है घर पे 2000 खर्च करके, फिर वो पेपर देता है, वहाँ पेपर फोन से ही हो रहा है पहले, तो वो तो नहीं होना चाहिए ना। बस इतना ठीक कर दो, रोजगार अपने आप मिल जाएगा। जो पढ़ने लिखे काबिल इंसान को रोजगार मिल जाएगा, यही है। हाँ, बस इतना जरूर है कि मोदी जी है जो थोड़ा सा शांत रहते हैं, नहीं बोलते हैं। अब जैसे कि राहुल गांधी उनसे कहते हैं आइए डिबेट करिए, कभी नहीं, कोई नहीं आता है, सुनता नहीं है। मणिपुर के मुद्दे पे चुप, कोई मतलब ही नहीं है। तो बोलना चाहिए ना आके, ठीक है अच्छे प्रधानमंत्री का काम कर रहे हो, देश का नाम ऊंचा किया, लेकिन बहुत चीजें गलत भी तो कर रहे हो ना। वो चीजें भी तो देखो। इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा पैसा मिला, इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी को मिला। भाई तुम लोग खुद बॉन्ड की पॉलिसी लाओ, तुम है ना, हाँ वहाँ वो पॉलिसी ला दो, उसके बाद सबसे ज्यादा चंदा तुम खा जाओ। कौन जवाब देगा? तुम बोले आके भाई। वो तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, वो बचा रही हैं देश को। वो कह रही हैं भाई एसबीआई से हिसाब मांग रही हैं, भाई तू हिसाब किताब दे दे ढंग से, तब पता चलेगा। तो यही तो है। बीफ के मामले पे देख लो, उत्तर प्रदेश में देख लो भाई, तुम खुलेआम इनकाउंटर करा दे रहे हो लोगों का, ठीक है भाई, थोड़ा सा दहशत बना भी रहे हो, मकान गिरवा दे रहे हो भाई। उसके परिवार का सोचो, पूरा परिवार थोड़ी है भाई, पूरे परिवार ने गलती थोड़ी की है, गलती की है तो उस इंसान ने की है। अब उसके पीछे उसके बीवी बच्चों को तुम परेशान कर रहे हो, तो ये तो गलत है। हाँ बोलिए। अभी आप इनके बाद जी, एक सुझाव है मेरा, मतलब अगर कोई न्यूज चैनल की तरफ से कोई देख रहा होगा, एक चीज है, आप रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक योजना लेके आए, उसमें शायद 1 लाख रुपए मिलते हैं, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा अभी। विश्वकर्मा नहीं, विश्वकर्मा नहीं है, स्वामित्व आई थिंक है कुछ करके, कि जो रेहड़ी पटरी वालों को पैसा मिलता है, ठीक है, उसमें 1 लाख रुपए का उनको लोन देते हैं भैया, ठीक है। यहाँ भी बहुत रेहड़ी पटरी लगती है। बस एक ये सुझाव है, कोई भी सरकार आए भाई, उनसे तुम 500 रुपए महीने का ले लो। अच्छा। एमसीडी की रसीद काट दो, ठीक है, कम से कम वो पुलिस वाला आके उससे 500 ना लेके जाएगा, वो हक से खड़ा रहेगा अपनी रेहड़ी लगा के।
ठीक है कि पुलिस वाले पैसे लेते रेडी पटरी वाले। पुलिस वाला पैसा भी लेता है, फिर एमसीडी आती है भाई उठ के भी चली जाती है, तो उसको दोनों साइड से नुकसान। सबसे गरीब इंसान वही है जी। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि भाई आप उससे सरकारी 1000 रुपए की फीस कटवा दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तू खड़ा तो जब भी है तू 1000 रुपए ले ले, तुम उसको 1 लाख रुपए का वैसे आप मतलब एक रूल लाया जाए। आप ये कहना चाहते हैं कि पुलिस वाले भी पैसे लेते हैं, उठाकर उनके दुकान पे चले जाते हैं, उनको नुकसान होता है, रोजी रोटी का टाइम नुकसान होता है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अदनान राणा है। मेरे ख्याल से आप सुन रहे थे मनोज जी को। नहीं, हम मनोज जी को नहीं सुन रहे थे, हम थोड़ी देर पहले आए, हम भाई का भाषण सुन रहे थे। भाजपा के एक अध्यक्ष थे, हम उनका भाषण सुन रहे थे। वो कह रहे थे कि पहले से सिलेंडर 900 रुपए का था। आप मुझे लिस्ट दिखा दीजिए। पहले से 900 का कहा था? कब? भाजपा के जो प्रत्याशी थे, प्रवक्ता थे, वे कह रहे थे कि पहले सिलेंडर 900 रुपए का था। और मोदी सरकार में सिलेंडर के रेट नहीं बढ़े हैं, मोदी सरकार में बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, मोदी सरकार में कीमत नहीं बढ़ी है। ये बताइए, पहले आप सरसों का तेल ले रहे थे, कितने रुपए का ले रहे थे? 80 रुपए किलो। आप कितना ले रहे? 240 रुपए। गरीब आदमी क्या कमाएगा, क्या खाएगा? और मैं यूपी का हूँ, मैं दिन रात किया हूँ, यूपी पुलिस के लिए इतनी तैयारी किया हूँ, मैं नहीं सोया हूँ दिन रात। और मैं जाके देखता हूँ पेपर बिक रहा है 200 रुपए का। कौन सा? यूपी पुलिस का। मेरा 17 की शिफ्ट का सेकंड पेज का शिफ्ट का पेपर था। मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। ये बताइए 50 रुपए में पेपर बिक रहा है। मैं पूरी रात तैयारी करके 50 रुपए में पेपर खरीदूंगा? मेरे से अच्छा कौन है फिर बोलने वाला? जो 50 रुपए पेपर खरीद रहा है, या मैं अच्छा हूँ जो 50 रुपए पेपर खरीद रहा है? और मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं 6-7 महीने हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए। मैंने एक चीज यहाँ पर नोट की है। मैं पहले सफाई को लेके बात करता हूँ। गली गली में इतना गंदा हाल है कि अगर इससे अच्छा आप गांव में जाओगे, किसी गांव में जी, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, वहाँ के किसी गांव को देखो, इतनी गंदगी आपको गांव में नहीं देखने को मिलेगी जितनी दिल्ली के अंदर आप देखने को मिल रही है। ये किसके कारण है? मनोज तिवारी 10 साल के यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब ये बताइए, बेरोजगारी की अगर कोई बात करता है, उसको तुम कहते हैं कि ये तो कि धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं। लोगों का मुद्दा बना दिया है तुमने। लोगों के मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते? स्टूडेंट के मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते? आप बात कीजिए बेरोजगारी पर। यहाँ बात कर रहे हैं हमने 3 तलाक खत्म करवा दिए। 3 तलाक से मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी तो शादी नहीं है, मेरा क्या फायदा होगा 3 तलाक से? तो आपका फायदा किससे होगा फिर? मेरा रोजगार दीजिए मुझे। पेपर कैंसिल हो रहे हैं। देगा रोजगार? सरकार। पेपर कैंसिल, रोजगार, क्या लगता है किनकी सरकार आने से सब ठीक होगा? ये चीज इंडिया गठबंधन के कारण हो, क्योंकि देखो वो समझ सकता है। अभी देखो कांग्रेस ने निकाला है 30 लाख हम नौकरी देंगे। 2 करोड़ मोदी जी भी बोले थे, आया नहीं। क्या भरोसा कि वो भी ना आया? हाँ, 2 करोड़ मोदी जी बोले थे। अब हम कैसे भरोसा कर ले उन पर? तो राहुल गांधी पे कैसे भरोसा करे? हो सकता है वो भी ना करेंगे। हम भरोसा करेंगे। अखिलेश भैया ने उनके बाद आपसे। और सबसे बड़ा राजनीति का मुद्दा हम बताते हैं, लोगों को बहकाने का तरीका क्या है। उत्तर प्रदेश में एक 100 नंबर चलाई गई थी हमारे टाइम, उस टाइम अखिलेश भैया ने 100 नंबर चलाई गई थी, उसको 112 करके करा दिया कि हम ये भाजपा ने कराई है। अच्छा, ये लोगों को बहकाने का मुद्दा है, माइंड वॉश करने का मुद्दा है, और कुछ नहीं है इसके बारे में। अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ रोजगारी के ऊपर बात करेंगे। रोजगार दीजिए जिससे स्टूडेंट खुश होगा। सब अपने अपने घर से आ रहे हैं, मैं खुद 110 किलोमीटर से आ रहा हूँ। तो रोजगार आपका मुख्य मुद्दा है? रोजगार मुख्य मुद्दा है। सबका मुद्दा है। पहली बात तो ये क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हैं, सब अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग धर्म से खड़े हैं, लेकिन राजनीति में धर्म को केंद्र में रखकर अपनी अपनी सत्ता और अपनी अपनी दलीलें देने का काम कर रहे हैं लोग, चाहे बीजेपी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे इंडिया गठबंधन। आप तैयारी करते हैं जी? अच्छा, एक बात बताइए, इस लोकसभा चुनाव में युवा किन मुद्दों पे और किन्हें वोट करेंगे? मुद्दा क्या युवाओं का? सबकी सोच का ज्यादा गारंटी तो नहीं देता हूँ, लेकिन सबकी सोच में आपके दोस्त एक प्रमाणिक तथ्य दे सकता हूँ कि सबकी मूल समस्या यही है कि हमें एक रोजगार प्रोवाइड कर दिया जाए। और दूसरी बात, ये संसद में पेपर लीक के मामले को लेकर आपने एक संसद में बिल पास कर दिया और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, एक तमगा लगा दिया, और जब चुनाव आने लगे तो तुमने अब अलग अलग तरीके के ट्रम्प कार्ड फेंकने शुरू कर दिए। कभी राम मंदिर पे, मैं हिंदू हूँ और जाति से छत्री भी हूँ, लेकिन मैं राम मंदिर के विरोध में ये कहता हूँ कि राजनीति का चश्मा पहनाकर ये हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म और सिख धर्म पे ये बाइफर्केशन का सिस्टम खत्म कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात ये कहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर है, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट और अलग अलग कम्युनिटी के हैं, सबके कलेजे में हाथ रख के मैं ये दावा कर सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति के घर से एक व्यक्ति अगर रोजगार में अगर उसको प्रोवाइड किया जाता है तो ये जाति, ये धर्म और ये जो है कम्युनिटी का चश्मा सबके अंदर उतर जाएगा, किसी के अंदर कोई मलाल और शिकायत नहीं रहेगी। तीसरी बात, चाहे एनडीए हो और चाहे इंडिया हो, चाहे यूपीए हो,
इनके सबके कार्यकाल और इनकी जन्म कुंडली खगाल के देख लीजिए, किसी का पाक दामन साफ नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ लोग धुर विरोधी होंगे इंडिया के और कुछ भाजपा के धुर समर्थक होंगे, मैं लेकिन उनसे यही कहूंगा, किसी भी पार्टी पे अपनी जिंदगी और अपना ये जवानी का नशा को झोंकते हुए इस तरीके का विभाजन कर, राजनेता तो अपनी सत्ता की रोटी सेकेंगे जी और निकलेंगे जी और सत्तासीन होंगे, लेकिन हम लोग किसी न किसी तरीके से पहले शासित हुए हैं, शोषित हुए हैं, आज भी शोषण का शिकार है। चलिए धन्यवाद। और भी हम कुछ लोगों से बात, क्या नाम है आपका? आलोक नाम है। आलोक, कहाँ से आए हैं आप? मैं गोरखपुर से। गोरखपुर से रहने वाले हैं। कैसे देखते हैं इस लोकसभा चुनाव को? अभी आए थे मनोज तिवारी जी, उस पे एमपी को, थोड़ा जोर से बोलिए। एमपी के जो सीएम थे अभी, मोहन यादव, मनोज तिवारी जी बोल रहे थे रोड के लिए, बोल रहे थे, उन्होंने माइक छीन लिया और उसके माइक छीनने के बाद क्या बोल रहे हैं कि मोच वाला कुछ उधार दिए। तो बताइए 10 साल से मनोज तिवारी जी यहाँ के एमपी है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है? बोल रहे हैं 3 महीने में रोड बनवा देंगे। बताइए, साफ साफ खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। उनको उन पे विश्वास नहीं है? नहीं विश्वास है, खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। विश्वास है इंडिया गठबंधन के लाइन पर, यानी कन्हैया कुमार पे। यहाँ की बात करें तो उन पे तो टुकड़े टुकड़े गैंग के आरोप लगता है। अरे भाई, देशद्रोही के आरोप लगते हैं। उस पर चार्जशीट दायर हुआ था ना, कोर्ट में चार्जशीट दायर हुआ था ना, 300-250-300 पेज का। क्यों नहीं साबित हुआ? क्यों नहीं? आखिर में वो तो झूठ बोलते हैं। इसका मतलब कोर्ट ने अगर सही माना होता, अगर कोर्ट ने तो उनको गिरफ्त किया होता, सजा मिली होती, उनको क्यों नहीं मिली? आखिर में कहीं ना कहीं सब खुलेआम झूठ बोल रहे हैं इस पे। प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें देखना पसंद कर रहे हैं इस बार? कुछ तो सोचा होगा। केजरीवाल जेल में बंद है वो, जमानत पे बाहर आया। बेल पे तो है ना अभी, मिलेगी और पूरी तरह से कंप्लीट बेल मिलेगी उनको, केजरीवाल को। चलिए, आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम चिराग है, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से। दिल्ली में कब से हैं आप? दिल्ली में मैं हो गए कम से कम 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने, अभी मतलब नए ही हैं? हाँ, नए आया हूँ। मैं देखता हूँ कि राजस्थान में भी पिछले कई वर्षों से पेपर लीक हो रहे हैं। जैसे कि जब उस टाइम कांग्रेस सरकार थी तो इन पे ये आरोप लगाते थे कि जब बीजेपी आएगी तब कुछ करेगी और पेपर लीक नहीं होने देगी, लेकिन वही हालत है। अब राजस्थान के अंदर उन्होंने कठपुतली बैठा दी है मोदी जी ने। अभी वो देखा जाए तो पंचायत के चुनाव भी हारे हुए, लेकिन वो अभी मुख्यमंत्री पे पद पे, उनको मतलब खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, बोलते बोलते भी उनको पता नहीं क्या बोलते थे। ठीक है, तो ये अपन को देखना चाहिए कि किसी अच्छे नेता को देखना है। पार्टी तो एक अपनी जगह पे है, वो अपने खाने के लिए बैठे, एक अच्छे नेता को देखकर वोट देना चाहिए, तो शिक्षित हो। जो आप किनको अच्छे नेता मानते हैं? मैं मानता हूँ कि देखा जाए तो विचारधारा तो ऐसा, कोई बोलता है कांग्रेस राहुल गांधी आना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा है कि उसको अभी तक अपने प्रधानमंत्री को देखा नहीं है, प्रधानमंत्री बना है, इसलिए क्या पता वो इनसे बेहतर हो, वो धर्म के अलावा कुछ और भी मुद्दे उठाते हो। क्योंकि आज का देश का युवा अगर अभी भी धर्म करेगा तो आने वाले टाइम पे, क्योंकि 2 टाइम की रोटी के लिए अगर आप धर्म की चीज मानते हो तो मंदिर में जाके बैठो, आपको 2 टाइम की रोटी मिलती है या नहीं मिलती, ये क्या, ये मेहनत खुद को करनी पड़ेगी, खुद को कहीं लगना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये अपन को जब इस उम्र में युवा पीढ़ी के अंदर ये दिमाग में चलेगा धर्म, तो वो आने वाले टाइम तक के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, वो ये धर्म लेके बैठेगा। लेकिन जब वो 30 साल के आसपास, जब उसके बेटे होंगे, शादी के बाद बेटे होंगे, तब उसको खुद को पता चलेगा कि सिर्फ धर्म से कुछ नहीं होने वाला है, इसके लिए अपन को रोजगार कुछ करना पड़ेगा, तो ही अपना कुछ हो सकता है। धर्म कुछ नहीं चलेगा। यानी रोजगार पे बात होनी चाहिए। जो इस देश के युवा पीढ़ी यही मानता है कि अभी रोजगार मिल जाए तो बहुत है, खुश है। और आपका क्या एक और बात है, मैं चाहता हूँ कि अपने नरेंद्र मोदी की कुछ अच्छी चीजें, नीतियाँ अच्छी है, लेकिन वो नीतियाँ ऐसी है कि 90% लोगों को छोड़ के वो 10% लोगों के लिए बनाई हुई है, जो अमीर है। मतलब उन्होंने ये कर दिया है कि अमीर बनता जा रहा है और गरीब बनता जा रहा है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए उनको ये देखना चाहिए कि 10% को छोड़ के। वो क्यों करेंगे? प्रधानमंत्री उन्होंने नारा दिया, सबका साथ सबका विश्वास। ऐसा है कि प्रधानमंत्री तो वो नारा वो देंगे ही, प्रधानमंत्री नारा तो देना पड़े, वो उल्टा नारा तो कभी देंगे नहीं। लेकिन कहना ये चाहते हैं कि कम से कम वो 90% जो गरीब है ना, उनको भी देखकर, उनको भी वोट, उनको भी अधिकार है अपनी जीवन जीने का, उनको भी अच्छे से खाना पीना टाइम सर। और जो ये एक भाई ने अभी कुछ टाइम पहले बात उठाई थी कि भाई जो अभी यहाँ लोरी लगी है, उनको उठा के यहाँ के पुलिस वाले लेके चले जाते हैं, कभी पैसे, कभी कोई और आता है एमसीडी वाले, वो आके पैसे खा के चले जाते हैं। मेरा ये कहना है कि उनको सही है, एक सील कटवानी चाहिए जो एमसीडी की तरफ से, कि भाई 500 रुपए की है जो इनको ये रखा हुआ है। इससे क्या है कि पुलिस वाले आके ना उनसे पैसा लेंगे और ये अपने स्वतंत्र रूप, क्योंकि उनका भी पेट भरना है, वो भी अपने पेट के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए मेरा यही मानना है कि उनके लिए भी अच्छी सुरक्षित होनी चाहिए। वो मतलब एक अपनी जगह संप्रभुता बना के रखे कि भाई हाँ चलो अपन अपनी जगह बैठे हैं तो सही है। बस मेरा ये कहना चाहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगा कि 25 तारीख को सबको जाके अपने युवा पीढ़ी हो, कोई भी हो, सबको वोट देना है और 100% वोट रखना है। एक अपन खुद को भविष्य के चुनने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद भाई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम है। मैं यूपी से हूँ। यूपी से क्या करते हैं आप राम जी? यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। कितने वर्षों से तैयारी कर रहे हैं? यहाँ मैं 4-5 सालों से हूँ, तैयारी कर रहा हूँ जी। अब 4-5 सालों से यहाँ पे है मनोज तिवारी जी, यहाँ से सांसद है, यही नेहरू बिहार में रहते हैं आप? कैसे देखते हैं मनोज तिवारी जी, कैसे लगते हैं आपको?
मनोज तिवारी जी मतलब बस खाली उनका जो मतलब जैसे उनकी जो योग्यता है वो गाने बजाने की है, बस वो वहीं तक सीमित रहे। राजनीति करने की उनकी योग्यता नहीं है। हर किसी के अंदर मतलब एक योग्यता होती है, जैसे हमारे अंदर योग्यता है एक प्रशासक बनने की, ठीक है, तो हम यहाँ अब हम गाना तो नहीं गा सकते ना, तो वही योग्यता उनके अंदर भी है, वो वहीं तक सीमित रहे। राजनीति और ये शासक बनने की उनके अंदर बिल्कुल योग्यता नहीं है, तो वहीं तक सीमित रहे। अभी मैं यहाँ पे सुन रहा था स्पीच जो हो रहा था, सब जितने भी नेता आए सिर्फ किस पे बोले, हिंदू मुस्लिम, किस पे बोले राम मंदिर, किस पे बोले मथुरा में मंदिर बनाएंगे, किस पे बोले काशी में मंदिर बनाएंगे। ये बताइए क्या इससे जो है हमारी समस्या जो बेरोजगारी की समस्या है, जो हमारे जो है मतलब जैसे किसानों की जो समस्या है, क्या राम मंदिर कृष्ण के मंदिर से इन सब की समस्या दूर हो जाएगी? कभी नहीं दूर होगी। इन सब पे एक भी नेता यहाँ पे मैं वही सुन रहा था किसी ने नहीं बोला। कब बोलेंगे भाई? 10 सालों से आप शासन कर रहे हो, कब बोलोगे? बेरोजगारी आज पूरे इतिहास में चरम पे है, महंगाई चरम पे है, कब बोलोगे आप? आपको क्या लगता है ये सब कौन ठीक कर सकता है? जब भी कोई अच्छा शासक आएगा, जैसे कांग्रेस ने इसके पहले अच्छा किया है, तो हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार यानी इंडिया गठबंधन की सरकार अगर इस बार आती है तो अच्छा करेगी, क्योंकि 2014 के पहले उसकी सरकार थी और उसने अच्छा किया। आज जो मोदी जी राशन दे रहे हैं ना अपनी फोटो छपवा करके, 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था, वो कांग्रेस सरकार एक्ट लेके आई थी, फायदा ये ले रहे हैं। तो फिर वो कौन करे? कांग्रेस ने किया, कांग्रेस पे हमें भरोसा है। पूरे इतिहास आप उठा के देख लीजिए। यहाँ से कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने टिकट दिया है, उनपे टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही, राम विरोधी, सनातन विरोधी, आप उनका समर्थन कर रहे हैं, ये सब बीजेपी कहती है। मैं नहीं बोल रहा। जी मैं सुन रहा हूँ, बीजेपी आरोप लगा। आइए आप भी आइए। बीजेपी वाले ये तथाकथित उनके ऊपर, कन्हैया जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ऐसा ना तो कोर्ट में प्रूव हुआ है और ना कहीं और प्रूव हुआ। आरोप तो मोदी जी के ऊपर भी गोधरा वाला लगाया जाता है, गोधरा वाला आरोप लगाया जाता है ना मोदी जी के ऊपर, तो क्या ये सही है? तो आरोप और प्रत्यारोप करना अलग बात है, उसकी रियलिटी क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, वो अलग है। तो आरोप हम किसी के ऊपर, लोकतांत्रिक देश है, हम किसी आपके ऊपर भी लगा सकते हैं, आप हमारे ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन जब तक वो सिद्ध ना हो जाए तो मतलब उसको जो है सही नहीं माना जाए। कन्हैया के ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो सिद्ध नहीं हुआ अभी तक, वो मामला कोर्ट में है, चल रहा है। अगर सिद्ध हो गया होता तो 2019 में बेगूसराय से चुनाव लड़े, आज भी चुनाव लड़ रहे हैं ना जी। अगर वो देशद्रोही होते तो क्या चुनाव लड़, इसका मतलब जो है उनको अपने शासन के ऊपर भरोसा नहीं है, गृह मंत्रालय के ऊपर भरोसा नहीं है अपने, आखिर क्यों चुनाव लड़ने दे रहे हैं? इस सीट का माहौल क्या? 5 साल से लंबे समय से यहाँ पे, तो कन्हैया मनोज तिवारी जो 2 बार से यहाँ से लगातार सांसद है, हरा पाएंगे उन्हें? मुझे तो लग रहा है इस बार जो है मनोज तिवारी जी का जो यहाँ से जमानत जब्त हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। एक भाई साहब बहुत बोल रहे हैं, इधर आइए आप। ये उस समय से भाग रहे हैं, बताइए देश के युवा ऐसे भाग रहे हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं। सारे ठेकेदार हिंदुस्तान। क्या नाम है आपका? मेरा ठेकेदारी की बात हो गई। आप बात नहीं करेंगे? चलिए किनसे क्या क्या बोल रहे हैं सर? मेरा कहने का मतलब ये कह रही है कि जमानत जब्त हो जाएगी। क्या गारंटी है कि भाई सबका एक ही ईमान है कि एक ही मतलब अपना सोचना है। मेरी अपनी सोच है कि ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि मतलब जमानत जब्त हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब रोजगार पहुंचा है सर, इधर आ जाए। देश कहाँ से पहुंचा? आज 70 साल में हमने तो नहीं देखा, हमने तो कुछ नहीं देखा। आज देख रहा हूँ कि हाँ भाई कुछ हुआ है, काम मोदी जी के आने के बाद कुछ न कुछ हुआ है। बताइए क्या हुआ? सब कुछ आप देख लो। आज देश कहाँ एक ऊंचाइयों में जा रहा है, ऊंचाइयों में जा रहा है। बता दीजिए आप लोग से सब ऊंचाइयों में। मैं भी पहले मैं भी नहीं मानता था, लेकिन आज मैं मानने मजबूर हूँ कि हमारा देश सब काम है, हर जगह। आप नीचे से लेकर ऊपर चले जाओ। एक काम बताइए, एक काम बताइए आने वाले समय में कर रहे थे, आपकी सोच बहुत बढ़िया है, आप बहुत आगे जाओगे। लेकिन पहले पिछले आज हमारा परिवार सेफ है, आज हम सेफ है। क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है? औरतों का रेप हो रहे हैं और लोग चल नहीं सकते। मणिपुर के बारे में किसी का भी हद तक सेफ हुआ है। हम बोलते हैं हम 60-70% और सेफ हो चुका है और आगे काम भी हुआ है। हमने तो आज तक काम नहीं देखा। ब्रजभूषण
ब्रजभूषण के बारे में थोड़ा बताइए। ब्रजभूषण के बारे में थोड़ा बताइए। आरोप लगाना अलग है जैसे ये सब अखिलेश्वर के हैं, हम नहीं मानते इस चीज को। मैं जानता हूँ मतलब ये है पूरे नहीं है ये। और ये ठीक है, मैं कहता हूँ मैं इज्जत करता हूँ, ये पढ़े है। एक मिनट आवाज नहीं निकलती। हमारा देश ये बताइए अभी किसकी सरकार आने वाली है? किसकी सरकार? कांग्रेस की आएगी? क्या सरकार कांग्रेस आने वाली है, ऐसा लगता है? पप्पू क्या बोले जा रहा है? आपको लगता है केंद्र में पूरी तरीके से बीजेपी की आएगी? की सरकार आएगी, बीजेपी सरकार आती है तो वोट कौन दिया? रोजगार जो पूरे भारत में वोट हम लोग देते हैं, आप लोग नहीं, हम लोग। वोट हम लोग देते हैं, है ना? अगर वोट देके आप जीत रहे हो, इसका मतलब आप यहाँ पे बोल रहे हो ये कर रहे हैं, ये 5 काम बताओ, 5 काम बताओ, वोट भी आप उन्हीं को दे रहे हो। इस पे सवाल आता है। इसलिए पूछ रहे हैं ना, हम तो नहीं दे रहे हैं ना, तभी पूछ रहे हैं। आप नहीं है? नहीं, आप भी तो नहीं है, आप भी तो नहीं है। भारत नहीं, मैं अगर भारत नहीं तो आप भी तो नहीं हो। भारत की एक इकाई तो कहा जा सकता इकाई है, वही जितना वोट का मूल्य इनका है उतना आप कहना क्या चाहते हैं ये बताइए। अगर बीजेपी जीतती है जी, तो अगर 5 काम गिनाने वाली बात होगी तो फिर आपको क्या लगता है कि मतलब कैसे जीत गए? खुद से खुद जीत गए क्या बीजेपी, या फिर ईवीएम वाला आप लोग बात कर रहे हैं? एनडीए सरकार में G20 आप ही बता दीजिए। पहले अच्छी बातें सुनो। बंगाल में क्या हो रहा है? एनडीए सरकार में G20 हुआ जो कभी नहीं हुआ। पहले प्लान था भाई। एक मिनट बोलने दो भैया, पहले सुनो, बोलिए सुनने की आदत डालो। G20 हुआ, उसके पहले G20 का बता दूंगा भैया, अब तब सब कोई खट्टा निकला होगा। पहले भाजपा वाले ऐसे होता है, उनका मालूम नहीं होता है G20 का मतलब क्या है। मेरे देश की वो हालत मेरे कम का मतलब आ देना। अब बता ही दीजिए G20 का मतलब। G20 का मतलब नहीं जानते हैं? हमारी विदेश नीति इतनी अच्छी है जो विश्व के सबसे बड़े बांग्लादेश श्रीलंका सबसे खराब हो गई। इतनी अच्छी है जो वहाँ हम उठा करके मालदीव गाली देख चला जा रहा। मालदीव क्या है? वो तो टुकड़ा टुकड़ी एक टुकड़ा है। वो तो मोदी हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारे हिंदू भाई हैं। ये इनकी जितनी अच्छी सोच है किसी की होगी भी नहीं। ये हमारे देश के आने वाले होंगे, मिनिस्टर होंगे। मालदीव क्या बेचता है भारत के आगे भाई? क्या बेचता है बोलो? दुर्बराठी जो देता है, दुर्बराठी। वाह, और बंद कर लीजिए। तो इस वक्त हम मौजूद थे नेहरू विहार। ये जो क्षेत्र है यूपीएससी खासकर हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले छात्रों का गढ़ माना जाता है। यह क्षेत्र उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ 2 बार से बीजेपी के उम्मीदवार, सांसद, गायक मनोज तिवारी लगातार जीत रहे हैं। तीसरी बार बीजेपी के टिकट से अपनी किस्मत फिर आजमा रहे उत्तर पूर्वी से मनोज तिवारी, और उनके सामने इंडिया अलायंस, जिनका आपका भी समर्थन है, कन्हैया कुमार उनके सामने है। देखते हैं 4 जून को क्या होता है। 25 मई को ये इस सीट के लिए पूरे दिल्ली में 7 सीट के लिए मतदान होना है। हमने बात किया यहाँ के युवाओं से, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। जो भी समस्या थी आपने देखा कि क्या क्या युवाओं सोचते हैं, किन मुद्दों पे वोट करेंगे, क्या है समस्या। मैं हूं विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे थे TTS इंडिया। धन्यवाद।